ओके सर, सो लेक्चर 14 को सर अपन आगे बढ़ाते हैं। अपने लेक्चर 14 के साथ अपन शुरू कर रहे हैं सर यहाँ पे। एंड कल के इसमें सर अगर आप लोगों ने देखा था तो कल अपन ने जो है प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे जाते जाते। और थोड़ा सा जो है अपन ने जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में देखा था, और पूरा तो कल अपना टाइम जो है रिवीजन में ही गया। तो आज अपन सर रिवीजन में टाइम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिकॉज कल अपन ने कुछ खास देखा नहीं है। ठीक है, आज सर एक फ्रेश कंसेप्ट अपन ले रहे हैं, वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। है ना, आज अपन क्या ले रहे हैं, एक फ्रेश कंसेप्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसका नाम है सर। समझते हैं सर, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को समझेंगे कि यार एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या क्या होती है। जब वो अपना मार्केट के अंदर अपन उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तब वो उसका क्या पोजीशन रहता है। जब वो धीरे धीरे जो है ना प्रोडक्ट अपना जो है लोगों को पसंद आने लगता है, लोग उसके बारे में डिमांड अपने को जो है दे रहे हैं कि यार अब तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना। लोग हमारे प्रोडक्ट को लेकर के डिमांड कर रहे हैं। तो उसकी फिर उसके बाद उसके क्या चेंजेस रहेंगे। तो बेसिकली सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन द सेंस कि यार अपन भी जब छोटे रहते हैं, अपने को स्कूल में डालते हैं, है ना। तो अपने को स्कूल डालने के बाद अपना स्कूल होता है। उसके बाद अपन धीरे धीरे जो है एक एक लेवल अपना जो है स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है। अपने अपन एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे अपना जो है लेवल अपग्रेड होते जाता है। वैसे ही प्रोडक्ट का भी सर ऐसे ही रहने वाला है सर। प्रोडक्ट के भी कुछ लेवल्स रहेंगे, है ना। प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल है। पहले वो इसको अपन जो है से फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में भर्ती करेंगे, फिर वो स्कूल में एक एक स्टैंडर्ड क्लियर करेगा, धीरे धीरे उसका लेवल अप होगा, है ना। फिर एक टाइम आता है जहाँ पे अपना 10th कंप्लीट हो जाता है, तो अपना स्कूल खत्म हो जाता है, अपन मेच्योर हो जाते हैं, है ना। तो वैसे कुछ लाइफ साइकिल, वैसे कुछ स्टेजेस जो है प्रोडक्ट के इसमें भी जो है आने वाले हैं सर। समझते हैं सर क्या बोल रहे हैं वो लोग। एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन स्ट्रेटेजिक चॉइस इज दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सर बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आगे देखते हैं। इट इज़ अ यूजफुल कंसेप्ट फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। जब भी आपको कोई भी स्ट्रेटेजिक चॉइस बनानी है ना, जब भी आपको लग रहा है कि यार मेरे पास दो तीन सामने अल्टरनेटिव्स है, मैं इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करूँ, तो आप आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जो है यूज़ कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है, अब जैसे मैं से फॉर एग्जांपल अपने रिलायंस हो गया, रिलायंस के पास वेरियस प्रोडक्ट्स रहेंगे, है ना। रिलायंस समझ लेते हैं अपन, रिलायंस रिटेल है ना। रिलायंस रिटेल के अंदर तो कितने सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे। या फिर कोई भी सर एक और एक कोई बिजनेस अपन ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अपन जो है नाइकी है, अपन जूते बनाते हैं सर, है ना। नाइकी है, अपन जूते बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं। तो शूज़ में सर वेरियस प्रोडक्ट्स रहेंगे, है ना। अलग अलग अपने प्रोडक्ट्स रहेंगे। नाइकी के सर जॉर्डन्स होते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग रनिंग के शूज़ रहते हैं, फिर वॉकिंग के शूज़ रहते हैं, अलग अलग बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, है ना। मतलब है शूज़ ही, लेकिन शूज़ के अंदर मल्टीपल वैरायटी है ना। तो उनके पास सर अल्टरनेटिव है कि से फॉर एग्जांपल एक तरफ अपने जॉर्डन से, एक तरफ जो है नॉर्मल रनिंग शूज़ है। तो अपने को इधर से जो है कोई एक ही अपन जो है प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अपन को जो है एक अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा कि इनमें से अपन चूज़ कौन सा करेंगे। तो जब भी मतलब ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं उनके लिए, बट ऐसा कभी भी आपको कोई भी सिचुएशन देखने को मिलता है, मतलब तुम समझ रहे हो ना। मतलब अगर दो अल्टरनेटिव तुमको देखने को मिल रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट अब मैं आगे कंटिन्यू करूँ बेचना, कि या फिर ये प्रोडक्ट आगे मैं कंटिन्यू करूँ बेचना। तो जब आपकी ये जो सिचुएशन आ रही है कि आपको कोई प्रोडक्ट को जो है बंद करना पड़ रहा है, कोई प्रोडक्ट के साथ आपको कंटिन्यू करना पड़ रहा है, तो आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखो कि क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चल रही है। बेसिकली समझो, जो मतलब कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट है, तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, दो प्रोडक्ट के साथ बिजनेस कर रहे हो, तुमको एक प्रोडक्ट को बंद करना है, एक प्रोडक्ट के साथ तुम आगे कंटिन्यू करने वाले हो, तो तुम कौन सा प्रोडक्ट बंद करोगे जिसकी डिमांड कम आ रही है ना, जो कि इतना मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसका आगे आपको लग रहा है फ्यूचर इतना नहीं है ना। एक प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा बिक रहा होगा, जो कि डिमांड भी कंज्यूमर बहुत अच्छे से करते हैं उसके लिए, तो वो वाला प्रोडक्ट के साथ आप कंटिन्यू करोगे। और जिसका डिमांड इतना नहीं आता, जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, जिधर इतना अच्छा अपना प्रॉफिट भी नहीं बनता है जिसपे, तो अपन उस वाले प्रोडक्ट को जो है अपन स्किप करेंगे। अपन बोलेंगे यार हटाओ इस प्रोडक्ट को, नहीं चाहिए अपने को ये प्रोडक्ट, है ना। तो आपका जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, तो सर आप जो है यहाँ पे ऐसा कुछ जो है डिसीजन जो है लेते हो। तो ये डिसीजन आप किसके बेस पे ले रहे हो, ये बेसिकली आप जो है, ये तो अपन एक बेसिक देख रहे हैं कि डिमांड किसके साथ आ रहा है, प्रॉफिट किसके पीछे ज़्यादा रहेगा। लेकिन टेक्निकल चीज़ों में अपने को जो है थोड़ी टेक्निकल चीज़ समझनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की भाषा में अपने को चीज़ों को समझना पड़ेगा। याद रखना सर, एक पॉइंट एमसीक्यू के पॉइंट्स, एमसीक्यू के मतलब पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो पीएलसी है ना, एक एस शेप्ड कर्व्ड है, एस शेप कर्व है ना। तो ये एक एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है कि आपका जो, यार ये क्या हो गया, दिक्कत हो गई, रुक जाओ। नहीं नहीं, हम्म, कुछ नहीं, वो थोड़ा है ना। अरे यार रुक जाओ। हाँ, तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो ये कर्व है ना, पीएलसी कर्व है ना, ये एस शेप्ड है। ये बात आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकता है वो आपको। एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम फॉर अ प्रोडक्ट दैट पासिस थ्रू द फोर सक्सेसिव स्टेजेस। बेसिकली चार आपके कुछ स्टेजेस है आपके प्रोडक्ट के, है ना। चार आपके जो है कुछ स्टेजेस है आपके प्रोडक्ट के। वो स्टेजेस के थ्रू आपके जो है प्रोडक्ट जो है गुजरता है, और अपन जो है उसको स्टडी करते हैं उन सारे स्टेजेस के अंदर। तो ये चार स्टेज कौन से हैं, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के चार स्टेज अपन बोल रहे हैं कि यार ये चार स्टेज को देखते हुए अपन डिसीजन लेंगे कि क्या एक प्रोडक्ट को अपने को आगे कंटिन्यू करना है, बेचना है, या फिर नहीं करना है। मतलब अपने को अगर बेसिकली अपने प्रोडक्ट को अपन एनालाइज कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट इन चार स्टेज में से कौन से स्टेज पे आ रहा
है ना। और उसके बेसिस पे अपने को ये पता लग जाएगा कि अपना प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या है, प्रोडक्ट करेंटली कैसे कर रहा है, प्रोडक्ट आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म करने वाला है अपना। ये सारी चीज़ें जो है अपने को जो है समझनी है, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है। उसके लिए अपने को क्या करना है सर, उसके लिए सर अपने को ये 4 स्टेजेस को जो है देखना पड़ेगा कि अपना प्रोडक्ट कहाँ पे आ रहा है। इन 4 स्टेजेस जो है अपन बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं नाम बता दूँ तो इंट्रोडक्शन स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है, फिर डिक्लाइन स्टेज है। ये 4 स्टेजेस है। अब आपका प्रोडक्ट इन कौन सी स्टेज में जो है फिर बैठता है, ये आपको देखना है। और उसके बेसिस पे आपको जो है आपके प्रोडक्ट के साथ फर्दर क्या करना है वो आप डिसीजन जो है ले सकते हो। सबसे पहले स्टेज के अंदर सर अपन बात करेंगे, इंट्रोडक्शन स्टेज जो है आता है। सबसे पहला जो आपका स्टेज आता है वो आता है इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी कि अभी आपने अभी आपके प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है ना। मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया हुआ है, से फॉर एग्जांपल नाइकी ने नया जूता बनाया हुआ है, या फिर जो है मैं घड़ी बना रहा हूँ तो मैंने एक नई घड़ी बनाई है, या फिर मैं स्टेशनरी बिजनेस में हूँ तो मैंने एक नई पेन बनाई हुई है ना। मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में हूँ तो मैंने ऐसा कुछ नया माइक बनाया हुआ है ना। मतलब कोई भी, मतलब जो भी, मतलब जैसे भी, मतलब जो भी आप बिजनेस के अंदर हो तो आपने हो सकता है एक नया प्रोडक्ट बनाया हुआ हो, एक नया प्रोडक्ट बनाया है, उसको आप नया नया मार्केट में लेकर के आते हो, तो वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में आएगा ना। समझ रहे हो ना, तुमने इंट्रोड्यूस किया आपके प्रोडक्ट को अभी तक, है ना, सिर्फ आपने अभी नया नया मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर के आया। तो जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के आते हो तो सिचुएशन कैसी होती है, सिचुएशन कुछ ऐसी रहती है कि आपका सेल्स ग्रोथ ऐसा तो नहीं है मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया और तुरंत बिकना चालू हो गया, है ना। सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो होती है। ऐसा नहीं है कि यार आपने आज जो है क्या कर दिया, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो तुरंत भागना शुरू हो जाएगा, तुरंत आपको अगले दिन डिमांड आनी शुरू हो जाएगी, तुरंत अगले दिन आउट ऑफ स्टॉक, है ना। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़ा कोई ब्रांड हो, नाइकी वाइकी हो गया, ये तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड रहते हैं, बड़े बड़े ब्रांड रहते हैं, तो इनमें शायद जो है ऐसा सिचुएशन ना हो। इनमें हो सकता है कोई इन्होंने नया प्रोडक्ट लेकर के आया और तुरंत वो जो है एकदम फटाफट जो है बिक गया, है ना। तो फिर वो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर आएगा नहीं, वो सीधा ग्रोथ स्टेज में जाएगा, आगे समझेंगे। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या हो रहा है, बेसिकली आपका नया नया धंधा होगा, नया नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है। जब नया धंधा है, नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है तो तुरंत जो है उसका बिकेगा, जो सेल है वो होगा नहीं, तुरंत वो बिकेगा नहीं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, आपका जो सेल्स का ग्रोथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है। सेल्स का जो आपका ग्रोथ रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है एकदम, मतलब धीरे धीरे आपका जो है सेल्स जो है ग्रो कर रहा होता है, धीरे धीरे आपका एक एक पीस बिक रहा है, फिर थोड़ा सा जो है उसका अमाउंट क्वांटिटी जो है बढ़ रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ रहा है, धीरे 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 जो है आपका सेल जो है हो रहा है सर। तो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर क्या हो रहा है सर, सेल्स ग्रोथ सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है ना। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आपने नया नया प्रोडक्ट लेकर के जो है मार्केट के अंदर आप आए हुए हो। उसके बाद सर आपका आ रहा है सर इन विच कंपटीशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कंपटीशन भी सर इतना कुछ खास होता नहीं है, कंपटीशन भी जो है काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल है ना, इतना कुछ खास कंपटीशन वगैरह भी नहीं होता है। अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं तुमको समझ में आ रहेगा, तो अपन 4 स्टेजेस देखने वाले, ये इन 4 स्टेजेस में अपना प्रोडक्ट जो है कहाँ पे फॉल कर रहा है ये अपने को देखना है। अपने प्रोडक्ट की ग्रोथ कैसे चल रही है, सेल्स कितने कैसे हो रहा है अपने प्रोडक्ट का, स्लो हो रहा है, ठीक है, लग रहा है इंट्रोडक्शन में जाएगा। कंपटीशन कैसा है अपने प्रोडक्ट के लिए, काफ़ी अच्छा कंपटीशन है या फिर थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब ऐसे काम चलाओ जितना कंपटीशन है, एकदम छोटा मोटा थोड़ा बहुत कंपटीशन है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत कंपटीशन है, ठीक है, लग रहा है अभी भी इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर ही आपका प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद सर अगला क्या है आपका, वो है अगला पॉइंट क्या आ रहा है सर, प्राइजेज आर रिलेटिवली हाई। क्या आपका प्रोडक्ट जो है हाई प्राइस पे बिक रहा है, आप बोल रहे हो हाँ मेरा प्रोडक्ट जो है हाई प्राइस पे बिक रहा है, मतलब कि अभी भी लग रहा है इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर ये जाएगा। एंड मार्केट्स आर लिमिटेड, क्या आपकी जो मार्केट है वो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के अंदर मल्टीपल लोग एंट्री बना करके मल्टीपल अपना नए नए प्रोडक्ट लेकर के आके मार्केट को एकदम बड़ी कर देंगे, ऐसा सिचुएशन नहीं है। मार्केट काफ़ी लिमिटेड है, छोटे छोटे कंज्यूमर से, थोड़े थोड़े यहाँ पे कंज्यूमर, थोड़े थोड़े जो है आपके यहाँ पे सप्लायर्स है, कंज्यूमर बोल रहा हूँ सॉरी, थोड़े थोड़े आपके सेलर्स है, थोड़े थोड़े आपके यहाँ पे सप्लायर्स है, माल बेचने वाले लोग थोड़े से कम है, मार्केट काफ़ी लिमिटेड है, मार्केट काफ़ी लिमिटेड है, ज़्यादा अपनी बड़ी मार्केट है नहीं, जो प्रोडक्ट अपन बेच रहे हैं उसकी मार्केट काफ़ी छोटी है ना। अगर ऐसा सिचुएशन है, आपका ग्रोथ, सेल्स का ग्रोथ काफ़ी कम है, आपका कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा कम है, प्राइस आप बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे हो आपके प्रोडक्ट के, एंड आपका मार्केट जो है आपके प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है इंट्रोडक्शन स्टेज में पड़ रहा है ना। प्रोडक्ट जो है किधर पड़ रहा है, इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर पड़ रहा है सर। इसके अंदर सर ऐसा कुछ, मतलब मेरे ख्याल से कुछ ऐसे बताने वाला है नहीं, समझने वाला पार्ट है, पढ़ रहे हैं समझ रहे, है ना, ऐसा कुछ इसके अंदर मैं और कुछ ऐसा भारी जाकर के आपको इसमें नहीं बता सकता। इंट्रोडक्शन स्टेज पे प्रोडक्ट लाया है, प्रोडक्ट लेकर के आया है, सेल्स का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा जो है धीमे धीमे होगा। देखो कंपटीशन कैसे चल रहा है, कंपटीशन भी एकदम नेग्लिजिबल है, यानी कि एकदम कम है, थोड़ा सा ही कंपटीशन है, मतलब पक्की बात है इंट्रोडक्शन स्टेज में होगा। प्राइस देख लो, प्राइस एकदम हाई चार्ज कर रहे हो तुम लोग उसके लिए, क्योंकि मतलब छोड़ सुनो ना, मतलब समझो ना, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या है कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा है, तो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो प्राइस हाई चार्ज करेगा कस्टमर से। कस्टमर को कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा ना बेचेगा, प्रॉफिट तो थोड़ा मार्जिन ऐड करेगा, लेकिन कॉस्ट ही ऑलरेडी ज़्यादा उसने इतना अपना बना रखा है, क्योंकि वो वॉल्यूम पे ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, कॉस्ट उसको ज़्यादा लग रही है। अगर अभी उसको कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो वो क्या करेगा,
प्राइस ज़्यादा ही रखेगा ना अपने प्रोडक्ट का, प्राइस कम नहीं कर पाएगा। प्राइस कम करना क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा लार्ज स्केल पे जाकर के जो है मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी उसको, तभी जाकर के अपना प्राइस जो है कम कर पाएगा, नहीं तो उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा। उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा तो फिर मतलब वही आ गया ना, इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर ही आ गया ना, क्योंकि ग्रोथ स्लो है, कॉम्पिटिशन नेग्लिजिबल है, प्राइस ज़्यादा है। प्राइस ज़्यादा क्यों है, तो मैंने बताया यार वॉल्यूम पे ज़्यादा मैं ये नहीं कर पा रहा है ना, वॉल्यूम पे ज़्यादा गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है। प्रोडक्ट जो अपना सेलर है, सेलर जो सप्लायर है, वो जो है इंट्रोडक्शन स्टेज में आ रहा है, कि मतलब उसने अभी अभी नया नया धंधा जो है अपना चालू किया हुआ है, नया धंधा चालू किया है, नहीं कर पा रहा है मतलब यार वो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस उसको इसलिए हाई चार्ज करना पड़ रहा है ना। तो फिर इधर से अपने को पता चल रहा है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आकर के जो है अभी जो है अपना इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर है। मार्केट देख लो, मार्केट का क्या सीन बन रहा है, मार्केट लिमिटेड है, मार्केट फ्यूचर में आपको लग रहा है बड़ी होने वाली है, आपको लग रहा है नहीं फ्यूचर में मार्केट बड़ी भी नहीं होने वाली है, छोटी मार्केट रहेगी, ज़्यादा कुछ इसमें धंधा बनने वाला नहीं है। तो आपका इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर जो है आपका जो है प्रोडक्ट है कि यार शुरुआत में तो अपने को लग रहा है कि ज़्यादा कुछ तो है मार्केट का होने वाला है, कल कब क्या हो जाए अपने को नहीं पता ना, कल कब क्या हो जाए अपने को पता नहीं। आज अपन बैठ के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आज मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, कल रिकॉर्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, सही है कि नहीं। तो इधर अपने को आज अपने को लग रहा है कि मार्केट लिमिटेड है, आज अपने को लग रहा है कि मार्केट इतनी बढ़ेगी नहीं, है ना। द ग्रोथ इन सेल्स इज एट द लोअर रेट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर। आपका जो ये सेल्स है, सेल्स का अपन क्या बोल रहे हैं, सेल्स का अपन जो ग्रोथ रेट है वो बोल रहे हैं अपन काफ़ी ज़्यादा कम है, स्लो एकदम धीरे धीरे जो है अपना सेल हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसके लिए क्योंकि कस्टमर लोग को पता ही नहीं है क्या सर, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर लोग को पता ही नहीं है कि यार भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट भी जो है मार्केट में आ रखा है, कस्टमर लोग को पता ही नहीं है, कस्टमर लोग अवेयर ही नहीं है कि यार उनका कुछ ऐसा प्रोडक्ट वगैरह आ रखा है ना। तो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के पार्ट पे जो है क्या है सर, लैक ऑफ अवेयरनेस जो है तो उसको पता ही नहीं, तो सर वो जाकर के वहाँ पे मतलब खरीदेगा कैसे, जब जब मेरे को पता ही नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट ही करता है कि नहीं करता, मेरे को पता ही नहीं है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मेरे को पता है वो एग्जिस्ट कर रहा है तभी जाकर के मेरे खरीदने या फिर ना खरीदने की बात उठती है ना। अगर मेरे को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है तो मैं उसको खरीदूंगा कैसे। तो कस्टमर को जो है थोड़ा सा अनअवेयर है, कस्टमर को जो है पता ही नहीं है कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है एग्जिस्ट भी करता है, तो इसलिए आपका जो है सेल्स जो है हो नहीं रहा है। तो ये आपका पहला स्टेज आ गया, इंट्रोडक्शन स्टेज। दूसरे स्टेज के बारे में देखते हैं कि दूसरा स्टेज क्या होगा। तो दूसरा स्टेज है आपका ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या हो रहा है, धीरे धीरे अभी आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का जो सेल है वो धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है ना, आपका जो है ग्रोथ आ रहा है, आपको दिख रहा है कि यार लोगों को जो है अवेयरनेस मिल रही है। लोग जो कि पहले अनअवेयर थे मेरे प्रोडक्ट के बारे में, अब उनको जो है अवेयरनेस मिल रही है। कैसे अवेयरनेस मिल रही होगी, हो सकता है पहले मैंने मार्केटिंग पे इतना खर्चा नहीं किया हो, आज मैं मार्केटिंग में ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ, है ना। आज मैं प्रोडक्ट को अच्छे से एडवर्टाइज बना रहा हूँ, उसके एडवर्टीजमेंट बना रहा हूँ, सोशल मीडिया पे ऐड चला रहा हूँ कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, तो लोगों को पता लग रहा है, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि यार हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है, तो अपन इसको जाकर के खरीदने के लिए देख सकते हैं, है ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं सर, मैं अपना अच्छे से मार्केटिंग वगैरह कर रहा हूँ, मैं जो है अपने सेल्स के लिए जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना कर रहा हूँ एफर्ट, तो उनको अभी जो है अवेयरनेस मिल रही है कि यार ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है एग्जिस्ट भी करता है, तो अपन इसको जाके खरीदते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है सर, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो बढ़ रही है सर, है ना। क्या हो रहा है सर, इस स्टेज पे देखते हैं कि रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस है, कि जो प्रोडक्ट मैंने मार्केट में उतारा है कस्टमर लोग उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि कस्टमर लोगों को मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद आ रहा है, यानी कि रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस है। यानी कि मैंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है कस्टमर लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं उस चीज़ की। इन द ग्रोथ स्टेज द डिमांड एक्सपांड्स रैपिडली, जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। कस्टमर लोगों को अभी पूरा आइडिया लग चुका है मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं उसको कैसे बनाता हूँ, यानी कि उसको पता लग गया कि यार ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ऐसी कोई घड़ी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन घड़ी मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं अभी के लिए, तो उसको पता लग गया है मेरी कुछ ऐसी घड़ी बिकती है जिसके कुछ अंदर बहुत सारे अच्छे यूनिक फीचर्स है जो कि उनके पास भी होनी चाहिए, तो वो लोग आकर के अच्छे से मेरे को डिमांड दिखा रहे हैं, मेरे से घड़ी खरीद के लेके जा रहे हैं, है ना। तो डिमांड मेरी जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है सर इस स्टेज पे। प्राइस जो है मेरा गिर जा रहा है, प्राइस क्यों गिर रहा है, अब डिमांड आ रही है, मेरा जो है स्केल जो है मैंने बढ़ा दिया है, मैं ज़्यादा स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर पा रहा हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर पा रहा हूँ, तो मेरे को कॉस्ट अल्टीमेटली कम लग रही है, कॉस्ट कम लग रही है तो प्राइस मेरा कम हो रहा है, ऑल टुगेदर मेरा ओवरऑल जो प्राइस है वो कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट में मेरी कम है ना, कॉस्ट में कम कर पा रहा हूँ, मेरी ज़्यादा स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहा हूँ, डिमांड आ रही है ना, सारा कुछ अच्छे से सिचुएशन बन रही है मेरे लिए, तो प्राइजेस भी मैं जो है प्राइस भी जो है मेरे कम हो रहे है ना। कंपटीशन इंक्रीजेस, कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। लोग देखेंगे कि यार मतलब एक बंदा है घड़ी बना रहा है, उसके अंदर एक खास यूनिक फीचर देकर रखा है, इतनी ज़्यादा जो है कस्टमर लोग पागल हो गए इसकी घड़ी के पीछे, ऐसा क्या है अच्छा जिसकी घड़ी को देखते, उन्होंने घड़ी को देखा यार ये तो नॉर्मल सी घड़ी है, ये तो अपन भी बना सकते, उन्होंने कर दिया ये घड़ी को कॉपी, सेम टू सेम घड़ी 10 रुपये कम में बेचनी शुरू कर दी। तो लोग क्या करेंगे, इंडिया है भाई, 10 रुपये कम में मिल रहा है तो भी अपने को चाहिए तो भी अपने को वो चाहिए, फिर वो लोग स्विच मार जाएंगे, वो ये नहीं देखेंगे ओरिजिनल माल कौन बना रहा है, वो ये देखेंगे जैसे आज की डेट में एप्पल है यार, एप्पल के एयरपोर्ट्स वगैरह फर्स्ट कॉपी मिलते हैं, मेरे पास खुद के पास पड़े हुए, है ना।
फिर उसके बाद सर कितने बड़े बड़े ब्रांड्स के जो आपके प्रोडक्ट्स है, नाइकी बोल लो, कोई भी फर्स्ट कॉपी मिल जाते हैं सर। तो लोग क्या करते हैं, कौन ओरिजिनल लेगा, जिसका बजट नहीं है वो लेगा फर्स्ट कॉपी जा करके, है ना, वो लेकर जाएगा फर्स्ट कॉपी। क्यों ऐसा ले रहा है सर, वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं लोग कि यार इतने बड़े बड़े ब्रांड की इतनी इतनी डिमांड आ रही है, तो हम ही उसको बना के क्यों ना बेचना चालू कर दे, है ना। वो बना रहा है सर, वो ऐसा क्या कर रहा है, मतलब एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स में क्या है सर, वाइट कलर का डिज़ाइन है बेसिकली। एयरपोर्ट्स ने किया गया है, डिज़ाइन थोड़ा सा अलग से बनाया और लॉन्च कर दिया, है ना। उसने कुछ खास कुछ ऐसा मतलब वायरलेस किया, वायर हटाई। मेन चीज़ एयरपोर्ट्स की वजह से, एयरपोर्ट जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया, मेन चीज़ उसमें ये हुआ कि वायरलेस कर दिया उन्होंने। ईयरफोन से कंसेप्ट ही उन्होंने खत्म कर दिया, 3.5 mm जैक ही हटा दिया। बोला हमारे आईफोन के अंदर तुम्हारा जैक ही नहीं है, यही यूज़ करना पड़ेगा तुमको, वायरलेस ईयरफोन। तो उन्होंने वो आदत लगानी शुरू की लोगों को कि यार वायरलेस जाओ तुम लोग, है ना। मैंने भी जो पहला वायरलेस ईयरफोन लिया रहेगा मेरे ख्याल से, वो फर्स्ट कॉपी एयरपोर्ट्स मैंने जो है उठाए, क्योंकि मैंने देखा एयरपोर्ट्स वगैरह का सीन है। तो सर ऐसा सिचुएशन है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है सर, कंपटीशन देख रहा है कि यार ये मतलब ऐसा क्या कर रहा है, कुछ खास तो कुछ की बना नहीं रहा है, नॉर्मल सी चीज़ है, इतनी डिमांड क्यों दे रही है पब्लिक, चलो अपन भी कॉपी करते हैं इस प्रोडक्ट को, थोड़ा बहुत अपना भी इसके अंदर थोड़ी सी स्पेशलिटी ऐड करते हैं, अपना थोड़ा सा इसको टच देते और मार्केट में बेचते। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा इसकी वजह से। इसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, मार्केट इसकी वजह से जो है अपना मार्केट भी बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग बोल रहे हैं कि यार ये लोग ऐसा धंधा कर पा रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, चल मैं भी करूँगा, मैं भी ये प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, प्राइसेस कम हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, मार्केट ओवरऑल एक्सपांड हो रहा है ना। मार्केट जो पहले मार्केट ऊपर जो है एक्सपांड नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था मार्केट एक्सपांड, क्योंकि कंपटीशन कुछ था नहीं, प्राइसेस एकदम हाई बिके चल रहे थे, सेल एकदम हो नहीं रही थी, डिमांड ना के बराबर थी। तो मार्केट भी कुछ कुछ खास जो है बड़ी हो नहीं रही थी, मार्केट भी जो है एक्सपांड कर नहीं रही थी। अब सारी कुछ यहाँ पे चीज़ें जो है आने लग गई है, डिमांड आने लग गई है, प्राइसेस कम हो गए, कंपटीशन आने लग गया है, तो मार्केट भी जो है एक्सपांड हो रहा है, मार्केट भी बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये आपका जो है ग्रोथ स्टेज होगा सर। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोडक्ट को जो है आपको देखना है कि आपके प्रोडक्ट की क्या सिचुएशन बन रही है। आपका प्रोडक्ट नया है तो मोस्टली वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे कहीं ना कहीं फिट करेगा। अगर आपका जो है अच्छा खासा ब्रांड है, आपका अच्छा खासा ब्रांड नेम है, तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट जो है ग्रोथ स्टेज में डायरेक्ट जाकर के फिट हो। ज़रूरी नहीं है कि वो इंट्रोडक्शन स्टेज में ही रहे, है ना, क्योंकि मतलब कितना भी बड़ा ब्रांड हो, तो अगर कोई नया ब्रांड भी जो प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो इनिशियल बेसिस पे उसको टाइम लगता है ग्रो करने के लिए, इनिशियल बेसिस पे सेल सेल उसकी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर एप्पल भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा ना, तो उसको भी जो है एटलीस्ट थोड़े दिन तो लगेंगे, थोड़ा दिन तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे रहेगा। हाँ, एक बार जैसे ही लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, लोगों ने रिव्यूज़ देने अपने शुरू कर दिए, आजकल तो ऐसे ही होता है, मतलब कि यार मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले रिव्यूज़ उसके आ जाते हैं, है ना। तो तो ऐसे ही होता है सर आज की डेट में। तो सर क्या हो रहा है सर यहाँ पे, तो कुछ कुछ थोड़ा टाइम तो इनिशियल स्टेज पे तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे रहेगा, थोड़े दिन तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे रहेगा वो, है ना। तो आपके जो है पहला स्टेज आ गया आपका इंट्रोडक्शन स्टेज आ गया, दूसरा स्टेज आपका आ गया ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज पे अपन ने बोला कि यार रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होगा, यानी कि लोग आपका जो है आपके प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे, डिमांड देंगे उसके लिए अच्छी सी, प्राइसेस आपकी जो है गिर जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, मार्केट ओवरऑल आपकी जो है एक्सपांड कर जाएगी। उसके बाद सर अपन आते हैं किसके ऊपर, उसके बाद अपन आते हैं थर्ड स्टेज के ऊपर। थर्ड स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यार आप अपना प्रोडक्ट जो है मैच्योर हो चुका है, यानी कि जितनी डिमांड आनी थी आ चुकी है, जितनी सेल होनी थी हो चुकी है, इसके आगे सर अभी अपने को ज़्यादा डिमांड आने वाली है नहीं। यही अपना जो है डेड एंड था, ये अपना जो है क्या था, डेड एंड था। तो ये सर अपना जो है अपन बोलेंगे मैच्योरिटी स्टेज हो गया अपना, ये समझते हैं सर। स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट, जो आपका सेल जिस तेज़ी से आपकी सेल हो रही थी ना, वो अभी सेल जो है धीरे धीरे कम हो रही है ना। पहले अपनी जो शुरुआत हुई वो एकदम मतलब ना के बराबर सेल हो रहा था, एक आधा प्रोडक्ट बिक रहा था तो बिक रहा था, नहीं तो नहीं बिक रहा था, ऐसी सिचुएशन में थे, एकदम स्लो सेल हो रहा था अपना पहले केस में। धीरे धीरे जो है अपना क्या हुआ सर, धीरे धीरे जो है अपन ने ग्रोथ की तरफ गए, धीरे धीरे अपना सेल बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पर सेल जो है उसके उस मतलब उस फिगर से ज़्यादा सेल जो है अपना बढ़ नहीं रहा है। एक सर्टन पॉइंट पर अपन आ चुके हैं जिसके आगे अपनी सेल जो है जा नहीं रही है, जिसके आगे अपनी सेल का जो रेट है वो बढ़ नहीं रहा है ना, वो उधर ही आकर के रुक चुका है। और अब बल्कि अभी उधर से भी जो है धीरे 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 वो है कम होने लगा है, एकदम स्लो डाउन हो गया है, एकदम धीरे धीरे प्रोडक्ट जो है अभी अपन बेच पा रहे। इन दिस स्टेज द कॉम्पिटिशन गेट्स टफ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, सब लोग एकदम एक्सपीरियंस खिलाड़ी बन जाते हैं, है ना, सबको एकदम अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है। सब अभी जो जो कंप्यूटर था जो कि पहले से वो प्रोडक्ट कॉपी कर रहा था, वो अभी अपने खुद के प्रोडक्ट भी बनाने शुरू कर दिया, उसने खुद भी उसने इनोवेशन करना शुरू कर दिया है। वो सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा है, कॉपी पहले वो सिर्फ कॉपी करके उसने धंधा बनाया अभी, है ना। उसने देखा क्या है एप्पल ऐसे एयरपोर्ट निकाला, तो उसने सोचा कि यार मैं सिर्फ फर्स्ट कॉपी जो है मैं भी बनाता हूँ एप्पल। उसने फर्स्ट कॉपी का धंधा शुरू किया। अब वो सिर्फ फर्स्ट कॉपी का धंधा नहीं कर रहा है, वो खुद भी इनोवेशन कर रहा है, बोल रहा है मेरे पास इनफ कैपिटल आ गया, फर्स्ट कॉपी माल बेच बेच के बहुत पैसा आ गया, अभी मैं क्या करूँगा, अपना भी इनोवेशन करूँगा, अपने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँगा। तो अपने भी इनोवेशन करके क्रिएटिविटी लेकर के आकर के वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। तो कॉम्पिटिशन एकदम टफ हो गया है एंड द मार्केट गेट स्टेबलाइज, मार्केट आपकी एकदम स्टेबल हो जाती है। जैसे मैंने बोला डेड एंड आ गया, अब इसके आगे रास्ता ही नहीं है।
तो उधर ही मार्केट आपकी रुक जाती है, खत्म हो जाती है मार्केट, उधर ही रुक खत्म इन द सेंस कि यार वहाँ पे रुक जाती है, हॉल्ट ले लेती है, एकदम बोलती है भाई इसके आगे रास्ता ही नहीं तो मैं जाऊँ कहाँ पे। यही मेरा जो है लास्ट स्टॉप था। तो मार्केट वहाँ पे जो है एकदम स्टेबल हो जाती है, एकदम स्टॉप हो जाती है, स्टेबल हो जाती है बेसिकली। प्रॉफिट कम्स डाउन बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन, प्रॉफिट आपका धीरे धीरे कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि कंपटीशन काफी ज़्यादा स्टिफ है ना। कॉम्पिटिटर बैठा है कि भाई तेरे को प्राइस गिराना, मैं भी प्राइस गिराऊंगा, है ना, जितने पे तू देगा उतने पे मैं भी दूंगा, तू 10 रुपये करेगा मैं भी 10 रुपये करूंगा, तू 20 रुपये करेगा मैं भी 20 रुपये करूंगा। एकदम स्टिफ कंपटीशन हो गया, क्यों? क्योंकि यार मतलब सिचुएशन एकदम टाइट हो चुकी है आपकी, है ना, सिचुएशन एकदम टाइट हो रखी है, मतलब एकदम कंपटीशन कट थ्रोट चल रहा है, एकदम मतलब काटने को आ रहे हैं लोग, ऐसा सिचुएशन हो गया है ना, कि भाई अगर वो 10 रुपये कम कर रहा है तो इधर से भी जो है सिमिलर जो है प्राइस डिक्रीज वो जो है हो जा रहा है ना। से फॉर एग्जांपल अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक चीज़ है, जैसे ये एग्जांपल आपको मतलब ये घड़ी आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल रही है और आपको ये घड़ी अमेजॉन पे भी मिल रही है। अमेजॉन पे 200 रुपये की मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे भी 200 रुपये की मिल रही है। अमेजॉन ने बोला चल अच्छा फ्लिपकार्ट पे 200 रुपये की मिल रही है, मेरे यहाँ पे इसको 150 की कर देता हूँ। फ्लिपकार्ट ने बोला मैं भी 150 कर लूँगा। तो कंपटीशन एकदम नेक टू नेक चल रहा है। अब मैं फ्लिपकार्ट से खरीदूँ, अमेजॉन से खरीदूँ, किधर से भी खरीदूँ, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन तो एकदम नेक टू नेक चल रहा है ना, एकदम कट टू कट चल रहा है। ये भी कम कर रहा है, वो भी कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है, वो भी उतना ही कम कर दे रहा है। हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन होता है क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है अगर मतलब सिर्फ फॉर एग्जांपल अमेजॉन पे 200 रुपये की है, फ्लिपकार्ट डायरेक्ट इसको 100 रुपये कर दे रहा है और अमेजॉन इसको 100 रुपये पे बेच ही नहीं पा रहा है ना, अमेजॉन इसको 100 रुपये में बेच ही नहीं पा रहा है। तो क्लियर कट जो है यहाँ पे जो है आप क्या कर रहे हो, कॉम्पिटिटर को अपने हरा दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो मैच्योरिटी स्टेज में क्या हो रहा है, अब आपके कॉम्पिटिटर को हरा नहीं पा रहे हो, है ना। कॉम्पिटिटर भी जो है आपके सेम लेवल पे आकर के जो है रुक गया है ना, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, दोनों एकदम सेम लेवल पे आकर के रुक चुके हैं। तो कंपटीशन एकदम स्टिफ हो चुका है। एट दिस स्टेज ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क फॉर मेंटेन स्टेबिलिटी, बस इस स्टेज पे आप क्या करते हो, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो है आप काम करते हो। जिस लेवल पे अभी आप आ चुके हो ना, इस लेवल से आगे आप जा नहीं सकते, आपको पता है, लेकिन इस लेवल से नीचे भी आपको नहीं गिरना है। आपको ये अश्योर करना है आप काम करोगे, ऐसा नहीं कि भाई धंधा बंद करा चलो भाई बाय बाय टाटा गुड बाय गया मैं, ऐसा सिचुएशन नहीं है। इसके आगे रास्ता नहीं है, इसके आगे रास्ता नहीं है, लेकिन इससे नीचे भी नहीं आना है, वापस पीछे भी नहीं जाना है हमको। अब इधर आ गए, इतना आगे आ गए, इतनी मेहनत की है, तो इस लेवल को अपने को मेंटेन करके चलना है। जितना करंट अपना मार्केट शेयर है ना, इस मार्केट शेयर को अपने को खोना नहीं है, इस मार्केट शेयर को अपने को जो है अपने पास जो है मेंटेन करके चलना है ना। आज अपने पास 70% जो है मार्केट का आ चुका है, तो 70 से आगे अपन नहीं बढ़ पाएंगे, पता है अपने को, लेकिन 70 से अपन नीचे भी नहीं जाना चाहिए, 70 पे ही फिर अपन रहना चाहिए अगर अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, मैच्योरिटी स्टेज पे यही होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन आपको वो जो एग्जिस्टिंग लेवल पे जिस पे आप आ चुके हो, जिस पे आपने कड़ी मेहनत की थी आने के लिए, उस लेवल को आपको जो है मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो ये आपका मैच्योरिटी स्टेज हो गया। तो 3 स्टेजेस अभी तक अपन ने देखे, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और तीसरा मैच्योरिटी। अगला आता है सर आपका लास्ट स्टेज आपके प्रोडक्ट आपके लाइफ साइकिल के, इसमें डिक्लाइन स्टेज। अब आपका जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, अब चीज़ें जो है एकदम खराब होगी। पहले अपन बोल रहे थे जिस लेवल पे अपन आ चुके उस लेवल का उसी लेवल को अपने को मेंटेन करना है। अब अपन बोल रहे हैं क्या, जिस लेवल पे अपन आ चुके उस लेवल को भी अपन जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उस लेवल से भी नीचे अपना जो है क्या होगा, अपना जो है मतलब जिस लेवल पे अपन आ चुके हैं उस लेवल से भी नीचे अपने को जो है धीरे धीरे जो है अभी अपन जाने लगेंगे, है ना। अपना जो सेल है वो अभी डिक्लाइन होएगा। पहले तो जो है धीरे धीरे आपका स्लो हो रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था डिक्लाइन हो रहा है, रेट वही है, माल बिक रहा है, लेकिन माल थोड़ा सा धीरे धीरे बिक रहा है ना। ऐसा नहीं कि माल नहीं बेच पा रहे, जब आप माल ही नहीं बेच पा रहे हो तब आप बोलोगे कि आप डिक्लाइन स्टेज पे आ चुके हो। जब तक आपका माल बिक रहा है लेकिन धीरे धीरे बिक रहा है, पहले हो रहा था कि यार 2 दिन के अंदर सारा माल खत्म हो जाता था, आज 4 दिन लग रहे, 5 दिन लग रहे माल को खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है माल खत्म नहीं हो रहा है, माल खत्म हो रहा है। पहले 2 दिन में हो रहा था माल खत्म अपना, अब 4-5 दिन के अंदर जो है अपना जाकर के स्टॉक खत्म हो रहा है ना। तो आपका ग्रोथ जो है, आपका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा, आपका जो सेल है वो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। अब क्या हो रहा है सर, पहले माल जो है 2 दिन के अंदर बिक रहा था, फिर माल 5 दिन के अंदर बिक रहा है पूरा। अब आपका माल बिक ही नहीं रहा है, अब आपका माल क्या नहीं हो रहा है, बिक ही नहीं रहा है। पहले आपका माल जो है पूरा का पूरा बिक जाता था, अब जो है आपका जो भी मतलब से फॉर एग्जांपल आप टारगेट लेकर के चल रहे हो कि मैंने जो है वॉच का जो है मैन्युफैक्चरिंग किया, इसका जो है एक बैच निकला, मैंने एक टारगेट रखा है कि हफ्ते भर के अंदर इसका जो एक बैच मैंने मैन्युफैक्चर किया है वो मेरे को बेच देना है ना, हफ्ते भर के अंदर। तो हफ्ते भर के अंदर अगर माल बिक रहा है तो मैं मेरा टारगेट को अचीव कर रहा हूँ, तो मेरी सेल्स का जो ग्रोथ, सेल का जो रेट है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि हफ्ते भर के अंदर बिक जाना चाहिए था, हफ्ते भर के अंदर ही बिक गया। अब मैंने सोचा क्योंकि मैंने दूसरा लॉट बनाया, मैंने दूसरा बैच बनाया इस वॉच का। अब जब ये दूसरा बैच बना इस वॉच का, दूसरा बैच जब इस वॉच का बना तो मैंने सोचा कि ये भी हफ्ते भर के अंदर निकल जाएगा, लेकिन हफ्ते भर के अंदर निकला नहीं। मैंने सोचा ठीक है, थोड़ा सा सेल जो है अपना जो सेल जो है वो स्लो हो रहा है, हो सकता है 10 दिन में निकल जाए और 3-4 दिन के अंदर निकल जाए। मैंने 3-4 दिन और मेहनत करी, 3-4 दिन के अंदर थोड़े पीसेस बिचे, थोड़े पीसेस बिके और भी अभी भी पीस बचे, है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब मेरा सेल का ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। जब फाइनली मैंने देखा करके चल भाई अभी ये जो है और 3-4 दिन के अंदर तो पूरा माल आपका जो है बिक जाना चाहिए, लेकिन 3-4 दिन के अंदर भी पूरा माल नहीं बिक पाया।
कुछ माल अभी भी रह गया है ना, मैं बेच रहा हूँ अभी वो जो लास्ट में जो बचा हुआ माल है वो बिक ही नहीं रहा है। पहले ऐसा कुछ कभी ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं, पहले जितना माल होता था सारा का सारा हाथों हाथ बिक जाता था, है ना। तब अपन बोल रहे थे कि यार जो ग्रोथ रेट है, सेल का जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे हो रहा है, धीमे धीमे हो रहा है। यानी कि पहले जो हफ्ते भर के अंदर बिक रहा था, फिर 10 दिन के अंदर बिकना शुरू हुआ। अब क्या हो रहा है कि भाई 10-20 दिन भी हो जा रहे हैं लेकिन माल फिर भी बच जाता है अपने पास, है ना। तो यहाँ पर आपका सेल डिक्लाइन हो गया, यहाँ पे आपका सेल क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। क्योंकि पहले 10 दिन के अंदर तो बिक ही जाता था, वर्ष से वर्ष के 10-15 दिन के अंदर तो पूरा माल बिक जाता। लेकिन अभी 10-15 दिन के अंदर भी पूरा माल बिक नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ माल बच ही रहा है ना, कुछ ना कुछ माल बच ही रहा है। तो अब आपका सेल आप बोल रहे हो डिक्लाइन हो रहा है, ये आपका सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। क्योंकि 10-15 दिन के बाद तो बचना ही नहीं चाहिए था माल, लेकिन बच रहा है तो डिक्लाइन आ रहा है। सेल आपकी जो है अभी कम हो रही है ना। पहले धीरे धीरे हो रही थी, अब आपकी सेल एक्चुअल में कम होनी शुरू हो चुकी है। तो यानी कि आप डिक्लाइन स्टेज पे आ चुके हो विथ शार्प डाउनवर्ड ड्रिफ्ट इन सेल्स। यानी कि आपका सेल जो है एकदम कम होना शुरू हो गया। पहले आपका हफ्ते भर के अंदर जो है 500 आइटम्स बिक जाते थे, 500 आइटम्स आपके बिक जाते थे। फिर आपका जो है वही 500 आइटम 10 दिन के अंदर बिकने शुरू हुए। अब आपके जो है सिर्फ 400 या फिर 300 आइटम ही 10 दिन के अंदर बिक पाते हैं, या फिर हफ्ते भर के अंदर हफ्ते भर के अंदर बिक पाते हैं, है ना। बाकी के जो बचे हुए माल है वो आपको आपके पास रखने पड़ते, क्यों, फिर वो बिक ही नहीं पा रहे हैं। उसके आगे मतलब उसके आगे आपका माल बिक ही नहीं रहा है, बस उतनी डिमांड आ रही है। आपकी डिमांड कम हो गई ना, पहले लोग 500 पीस का डिमांड दे रहे थे, फिर उन्होंने 1000 पीस का डिमांड दिया। अब वो लोग डिमांड दे रहे सिर्फ 700-800 पीस का। पहले 1000 का दिया था ना, अब सिर्फ 700-800 पीस का डिमांड दे रहे। तो मैं बेच ही 700-800 पीस पा रहा हूँ, और 200-300 पीस बच जा रहे हैं, मेरे गले पड़ जा रहे, है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा सेल जो है डिक्लाइन हो रहा है, सेल जो है मेरा वहाँ पे कम हो रहा है, एकदम शार्प डाउनवर्ड शिफ्ट आ रहा है मेरे सेल्स के अंदर में। कि पहले 1000 कहाँ मैं प्रोडक्ट बेच पा रहा था, 1000 की डिमांड आ रही थी, अब सिर्फ 700-800-500 प्रोडक्ट की डिमांड आती है, सिर्फ उतना ही बेच पाता, बाकी का 400-500 जो है आइटम अपना बच जाता है ना। द सेल्स एंड प्रॉफिट्स फॉल डाउन। अभी आपका सेल कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी कम ही होगा, है ना, प्रॉफिट भी आपका कम ही होगा। ड्यू टू सम न्यू प्रोडक्ट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है, ये शार्प डाउनवर्ड शिफ्ट क्यों आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर आ चुका है ना। लोगों ने देख लिया है करके अब आपका प्रोडक्ट हो चुका है पुराना, नया मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आ चुका है, अब उनको भी चाहिए वो नया प्रोडक्ट, है ना। ट्रेंड चेंज हो चुका है, आपका प्रोडक्ट चेंज हो चुका है, इसके लिए आपके जो है सेल के अंदर जो है डाउनवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। बिकॉज जब तक कोई भी नया प्रोडक्ट आपके मार्केट में आया नहीं था, आपका प्रोडक्ट ही अच्छा था, आपका प्रोडक्ट ही जो है बिक रहा था। लेकिन अब जो है मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट आ चुका है। अब क्योंकि प्रोडक्ट के मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट आ चुका है, तो आपका जो है पुराने प्रोडक्ट को जो है लोग इतना जो है वैल्यू नहीं दे रहे, है ना। वो लोग बोल रहे कि यार हमको नया प्रोडक्ट चाहिए, अपने को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर हो, तो आपको जो है वो लोग बोल रहे कि यार अपने को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, लेटेस्ट चीज़ चाहिए। तो भाई तेरा प्रोडक्ट तो छोड़, अपने को तेरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अपने को लेटेस्ट माल चाहिए। तो इसकी वजह से आपका जो है शार्प डाउनवर्ड शिफ्ट जो है सेल्स के अंदर आ रहा है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज कैन बी इंप्लीमेंटेड टू स्टे इन द मार्केट। स्टिल आप आपके मार्केट में रहो, आप आपके प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करो। यहाँ पर आप क्या करोगे, एज अ बिजनेस आप क्या कर सकते हो डिक्लाइन स्टेज के अंदर। डिक्लाइन स्टेज के अंदर आप यही देख सकते हो कि भाई जो नया प्रोडक्ट आया है वो नए प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स है जो कि मैं मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ला सकता हूँ। आप मॉडिफिकेशन करने के लिए देखो कि क्या मैं मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके वो फीचर्स इसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो मेरी सेल वापस जो है वापस से बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना। तो आप ये देखो कि कैसे आप आपकी वापस जो है यहाँ पर डिमांड को अल्टर कर सकते हो। यहाँ पे आपका फोकस ये रहना चाहिए कि यार या तो आप आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करो, या तो आप आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करो और आप भी नया प्रोडक्ट जो है लेकर के आओ, है ना। मार्केट में आप रह सकते हो, स्ट्रैटेजी लेकिन थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। बस ये आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी अपने को थोड़ी सी अब बदलनी पड़ेगी। या तो आप क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, रिट्रेंचमेंट कर सकते हो। आगे अभी आपको ये डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट ये कंसेप्ट अच्छे से पता नहीं है, आगे जो है इसका पार्ट आने वाला है चैप्टर 3 जब अपन पढ़ेंगे ना, डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट अच्छे से उसमें देखेंगे। चैप्टर 3 नहीं तो चैप्टर 4 के अंदर अपने को ये पार्ट आने वाला है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। और अगर आपको याद रहेगा तो मैंने कहीं पे पहले भी तो कौन से तो भी लेक्चर के अंदर रिट्रेंचमेंट ये मैंने आपको समझाया हुआ है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा अगर वो पहले का याद रहेगा, है ना, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया रहेगा कि भाई आई डोंट नो मतलब बताया था कि नहीं, मेरे ख्याल से तो मेरे को याद आ रहा है मैंने बताया था पहले किसी लेक्चर के अंदर में। रिट्रेंचमेंट मतलब क्या, कि आपका कोई एक प्रोडक्ट है या फिर आपका कोई एक बिजनेस है जो कि अभी अच्छा जो है, मतलब वो जो कि अभी थोड़ा सा लॉस की तरफ जा रहा है, आप उसके अंदर जो है प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो। 1-2 साल हो चुके हैं आपका बिजनेस वो लॉस ही कर रहा है, फिर आपका प्रोडक्ट जो है बिक नहीं रहा है ना, 1-2 साल हो चुके हैं। तो अभी आपको फाइनली जो है टाइम आ चुका है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस प्रोडक्ट के साथ आप आगे फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हो क्या। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट फ्यूचर के अंदर भी मेरे को लॉस करवाएगा या फिर ये प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो आपको अब उस प्रोडक्ट को जो है बंद करना पड़ेगा, है ना। आप ऐसा नहीं कि आप पूरी इंडस्ट्री से बाहर निकल रहे हो। अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है इंडस्ट्री से बाहर निकल रहे, इंडस्ट्री के अंदर ही है, कोई नया पैतरा आजमाएंगे। ये बिजनेस अपने से हो नहीं रहा है, जैसे कि रिलायंस है, मुकेश भाई बोल रहे हैं कि मैं धंधा बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलायंस बंद नहीं कर रहा हूँ,
जियो मेरा थोड़ा सा लॉस मेकिंग बिजनेस हो चुका है, जियो में मेरे को लॉस हो रहा है, एग्जाम्पल है, जियो में मेरे को थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो चल जियो बंद कर देते हैं। रिलायंस बंद नहीं कर रहा हूँ, रिलायंस तो है, लेकिन रिलायंस के अंदर एक बिजनेस चल रहा है, एक डिवीजन, एक बिजनेस चल रहा है जो कि जियो है ना। और जियो थोड़ा सा अपना लॉस मेकिंग चल रहा है, जियो में अपने को जो ये नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, जियो में अपने को कुछ आगे स्कोप नहीं लग रहा है, तो चल जियो को बंद करते है ना। एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल है, ऐसा होगा नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रोडक्ट में भी सेम हो सकता है ऐसा कि यार एक प्रोडक्ट है जो कि प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं उस प्रोडक्ट को जो है मॉडिफाई करके बेच सकता हूँ, या फिर ये इसको मॉडिफिकेशन भी इस प्रोडक्ट का पॉसिबल नहीं है, इस प्रोडक्ट को तो ऑल टुगेदर अपने को बंद करना पड़ेगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, या तो रिट्रेंचमेंट करना पड़ेगा। रिट्रेंचमेंट मतलब वही कि अगर ये आगे काम नहीं करने वाला, मॉडिफिकेशन वगैरह भी कुछ नहीं होगा, तो चल भाई इसको खत्म कर, इसको बंद कर, इस प्रोडक्ट को अभी आगे से जो है बनाने का नहीं और बेचने का नहीं, रिट्रेंचमेंट। आगे इसको और भी डिटेल में फर्दर चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, डिटेल में आएगा, समझेंगे वहाँ पे, है ना। तो ये 4 स्टेज मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर होंगे। ये 4 स्टेज आपके जो है आपको जो है अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये 4 स्टेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सर। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज, 4 स्टेज बन गए सर अपने। ये 4 स्टेज आपको जो है अच्छे से समझने हैं। इसी के साथ साथ अपना प्रोडक्ट वाला पार्ट जो है यहाँ पे खत्म होता है। पहले अपन ने कल जो है प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है नहीं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, प्राइस, सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक्सपीरियंस, तो वो ये तो इसमें बार बार रिपीट करने वाला पार्ट में वो कुछ ऐसा लगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो प्रोडक्ट को अपन ने अच्छे से समझ लिया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को अपने से समझ लिया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसको जो है अच्छे से याद कर लेना। नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो उसको लिख कर भी लेकर के आ जाना। अब अपन आते सर अगले पार्ट की तरफ, वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में अगर तुमको याद रहेगा तो अपन ने कहीं पे पहले भी डिस्कशन किया था, जब अपन इनिशियल लेक्चर्स में थे, है ना। इनिशियल लेक्चर्स में कुछ कंसेप्ट आया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आगे वैल्यू नाम का एक कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे। वैल्यू में, वैल्यू से क्या होगा, वैल्यू जितना ज़्यादा कस्टमर अपने प्रोडक्ट को वैल्यू देगा, वैल्यू इन द सेंस कि कस्टमर कितना वैल्यू दे रहा है। वैल्यू बेसिकली सर, से फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, ये घड़ी 200 रुपये की है, एग्जाम्पल के लिए। घड़ी ये जो है कितने की है, 200 रुपये की घड़ी है। कस्टमर है, मैं घड़ी बनाता हूँ, कस्टमर है, वो इस 200 रुपये की घड़ी के लिए 250 रुपये तक देने के लिए तैयार है ना। 200 रुपये की घड़ी के लिए 250 रुपये तक को देने के लिए तैयार है। तो जो एक्स्ट्रा 50 रुपये वो मेरे को दे रहा है ना, ओवर एंड अबव इसका बेसिक जितना प्राइस है, उसके ओवर एंड अबव जो 50 रुपये दे रहा है ना, वो मेरे लिए वैल्यू है ना। उतना मैंने जो है, मतलब उतना जो है कस्टमर इसके लिए जो है वैल्यू देने के लिए तैयार है, यानी कि कस्टमर के लिए उतना ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है कि वो एक्स्ट्रा पैसा देने को भी तैयार है। समझ रहे हो, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है आपको कि वो एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए भी तैयार है इस प्रोडक्ट के लिए। 50 रुपये वो अपने जेब से बोल रहा है एक्स्ट्रा दूंगा। 200 रुपये की घड़ी है, मैं बोल रहा हूँ सर एक ही पीस बची है, 200 रुपये की घड़ी है, 2 कस्टमर सामने खड़े, करूँ तो करूँ क्या। बोल रहा है 50 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, ये घड़ी तो मेरे को ही चाहिए भाई, 50 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, ये घड़ी तो मेरे को ही चाहिए, है ना। तो ये जो 50 रुपये वो एक्स्ट्रा बंदा दे रहा है, वो इसकी वैल्यू है ना, वो इसकी वैल्यू, वो ओवर एंड अबव उसके प्राइस अगर कुछ मेरे को दे रहा है तो वो सर इसकी वैल्यू, बेसिक कंसेप्ट है सर। आगे अपन डिटेल में इसको और भी अच्छे से समझने वाले हैं, आज ही के लेक्चर में समझने वाले हैं, टेंशन मतलब। हेलो सर, वैल्यू चेन एनालिसिस के कंसेप्ट को समझते हैं। With each transaction, successful business produce value for their consumers in the form of satisfaction and profits for themselves. सर वैल्यू सर आपका जो है 2 फॉर्म में आप देख सकते हो। एक तो आप क्योंकि आप आपके कस्टमर को प्रॉफिट दे रहे हो, प्रॉफिट कैसे दोगे कस्टमर को, 200 रुपये की चीज़ थी, मैंने कस्टमर को 150 रुपये में बेच दी, डिस्काउंट दे दिया उसको, तो उसका प्रॉफिट हो गया, उसका फ़ायदा हो गया। वैसे आप आपके कस्टमर कंज्यूमर को वैल्यू दे सकते हो, बोलेगा यार क्या मतलब यार, मतलब मैं इससे 200 रुपये का लेने गया था, इसने मेरे को 150 रुपये में दे दिया यार, मेरे को तो अच्छा लगा यार, बहुत मेरा मेरा पैसा भी बच गया और मेरे को सेटिस्फैक्शन भी मिल गया, है ना, फॉर देमसेल्फ एंड देयर शेयर होल्डर्स, है ना। कंपनीज दैट जनरेट मोर वैल्यू आर मोर लाइकली टू प्रॉफिट। जितना ज़्यादा वैल्यू आपकी कंपनी को मिलेगा, है ना, उतना ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। देन दोज दैट जनरेट लेस वैल्यू, जिस कंपनी को कम वैल्यू मिलता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप निकाल लोगे, क्योंकि आपकी कंपनी को ज़्यादा वैल्यू मिलता है। तो आपके कंपनी को अगर ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है तो प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा होगा, ये बात आपको समझनी है। अंडरस्टैंडिंग वैल्यू चेन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिटिकल फॉर इवेल्युएटिंग हाउ मच वैल्यू इट जनरेट्स। आपको आपकी वैल्यू चेन को जो है समझना पड़ेगा, यानी कि हर एक आपका मल्टीपल प्रोसेस है ना। अभी जैसे कि अगर मैं इसको देखूंगा, लाइक अभी ये घड़ी है सर, तो इस वॉच को बनाने के लिए सर एक पूरा एक प्रोसेस होगा, है ना, एक पूरा एक प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस से मेरे को जो है गुजरना पड़ेगा। पहले इसका जो है सारे जितने भी मटेरियल है, पार्ट्स वगैरह है, वो मेरे को जो है प्रोक्योर करने पड़ेंगे, फिर मैं उसकी असेंबली करूँगा, फिर मैं सारा कुछ इसका फंक्शंस वगैरह सेट करूँगा, इसको पूरी तरीके से, है ना। अगर ये स्मार्ट वॉच है तो उसको पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह का सीन वगैरह करना पड़ेगा अपने को। तो एक अपने अपने पास जो है एक सेट ऑफ प्रोसेसेज होगा, जिस प्रोसेस को अपन फॉलो करके जो है इस वॉच को तैयार करेंगे, इस प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। तो एक पूरा प्रोसेस का एक चेन होगा जो कि अपने को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो अपने को जो है ये बेसिकली अपना जो है चेन है, इसके अंदर अपने ये देखना जितने भी अपने प्रोसेस है ना। अभी मल्टीपल प्रोसेस है, 4 प्रोसेस में हो सकता है घड़ी बन जाए,
5 प्रोसेस में घड़ी बन जाए, यानी कि स्टेप्स अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना, कि अपने को पहले इस घड़ी के सारे पार्ट्स लेके आने पड़ेंगे। वही जैसे मैंने आपको बताया, सारे पार्ट्स को असेंबल करना पड़ेगा, सेटअप वगैरह करना पड़ेगा इसको। अगर ये स्मार्ट वॉच होगा तो उसका सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर को इसके साथ घड़ी को पूरा कंपेटेबल बनाना पड़ेगा, स्क्रीन वगैरह मल्टीपल अलग अलग पार्ट्स होंगे उसको फिट करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट अपने प्रोसेसेस होंगे। तो ये जितने भी डिफरेंट प्रोसेस है ना, ये हर एक प्रोसेस ने कुछ ना कुछ वैल्यू आपके जो है प्रोडक्ट के अंदर ऐड करनी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर एक प्रोसेस है, से फॉर एग्जांपल असेंबली का प्रोसेस है, ये घड़ी घड़ी के जितने भी पार्ट्स है वो अपन ने तैयार कर लिए, अब उसको फाइनल अपने को असेंबली करना है, उसको फाइनल अपने को असेंबल करना है। अगर वो मैं प्रोसेस ही हटा दूँ तो घड़ी तैयार ही नहीं होगी, है ना। तो वो प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है मेरे इसके प्रोडक्शन के अंदर में, तभी जाकर के ये घड़ी तैयार हो पा रही है। अगर वो उस प्रोसेस को ही हटा दूँ मैं तो घड़ी तैयार ही नहीं हो पाएगी। तो प्रोसेस जो है मेरे प्रोडक्शन के अंदर वैल्यू ऐड करना चाहिए। अगर वो प्रोसेस मेरे प्रोडक्शन के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है तो मेरी जो कंपनी है, मेरा जो प्रोडक्शन है वो एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है ना। अगर वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, कोई ऐसा तो भी प्रोसेस है, सी फॉर एग्जांपल जो है एक ऐसा प्रोसेस है इसके अंदर में जिसके अंदर अपन जो है एक इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है इसके जो ये है, से फॉर एग्जांपल एक एक्स्ट्रा जो है इसके ऊपर प्लास्टिक का अपन रैप कर रहे हैं। अब वो प्लास्टिक के रैप से कुछ खास तो हो नहीं रहा है। कस्टमर जैसे ही घड़ी हाथ में उठाता है, प्लास्टिक रैप पहले साइड में निकाल के फेंकता है। एक तो प्लास्टिक अपन यूज़ कर रहे हैं, तो प्लास्टिक यूज़ करना एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है। तो अपन बोल रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक रैप करने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हटा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ खास ये प्लास्टिक रैप करने वाला प्रोसेस अपने इसमें वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। तो जब अपन ये चीज़ बोल रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ अपन ने क्या किया, पूरे प्रोसेस के चेन को अपन ने एनालाइज किया, है ना। उसके अंदर अपन ने ये देखा कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। प्लास्टिक रैप करना मतलब यार, एक तो प्लास्टिक है, उसके ऊपर वो कुछ इतना मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्शन वगैरह भी अपने वॉच को मिल नहीं रहा है ना। प्लास्टिक से क्या खाक प्रोडक्शन मिल जाएगा। हुआ अगर कोई ऐसा अपन कुशन टाइप इसके पैकिंग के अंदर रखते तो कुशन से अपने को तो भी मतलब इसके मतलब ग्लास है तो ग्लास वगैरह बच जाएगा, तो उसके लिए अपन समझ सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक से क्या ही मिलेगा अपने को, प्लास्टिक का जो ये रैप लगा रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। वो जो प्रोसेस है रैपिंग का वो कुछ अपने लिए वैल्यू ऐड कर नहीं रहा है। तो उस प्रोसेस को अपन ने आइडेंटिफाई किया, वैल्यू चेन का एनालिसिस किया अपन ने, है ना। वैल्यू चेन का अपन ने एनालिसिस किया, अपने प्रोसेसेस का एनालिसिस किया, अपने को पता चला कि ये एक प्रोसेस जो कि वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, हटाओ इस प्रोसेस को, है ना। तो बस यही कंसेप्ट अपन वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर समझने वाले हैं। Understanding value chain of an organization is critical for evaluating how much value it generates. Value chain analysis is a method used by strategists to break down each process that their business employs. जो भी प्रोसेस आपके बिजनेस ने एम्प्लॉय कर रखे हैं ना, उस सारे बिजनेस की, ये तो मैंने प्रोडक्शन का आपको एग्जांपल दिया, आपके अलग अलग बिजनेस के अंदर प्रोसेस चल रहे होंगे। कोई एक डिपार्टमेंट होगा, वो डिपार्टमेंट जो है आपके जो है इसके अंदर जो है कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है आपके बिजनेस के अंदर में, हटाओ उस डिपार्टमेंट को, है ना। ये आपको एनालाइज करना है, हर एक प्रोसेस को जो कि आपके बिजनेस के अंदर आपने लगा के रखा है ना, सारे उन प्रोसेस को एनालाइज करो, समझो। अगर किधर भी आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस सही नहीं जा रहा है, ये प्रोसेस का अपने को ज़रूरत नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, हटाओ उसको, है ना। हटाओ जो कि वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। अगर आपको ऐसा कोई भी प्रोसेस दिख रहा है, जिसके अपन ने प्रोडक्शन के अंदर एक प्रोसेस को देखा कि यार ये रैप करने का, प्लास्टिक रैप करने का प्रोसेस कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, कॉस्ट भी लग रहा है, एक आध रुपये का अपने को प्लास्टिक का कवर चढ़ाना पड़ रहा है, 98 रुपये का भी हुआ तो भी कितने मल्टीपल वॉचेस अपन बना रहे, कितने मल्टीपल वॉचेस पे वो रैपिंग चढ़ेगी, तो अब मल्टीप्लाई होकर वो सम जो है बड़ा बन जाता है, तो वो सम अपने लिए बच जाएगा, फालतू में वेस्ट जा रहा है, प्लास्टिक इन्वायरमेंट का भी नुकसान हो रहा है। तो वो चीज़ अपन ने आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करी अपने प्रोसेस से, ताकि वो बिकॉज वो वैल्यू ऐड नहीं कर रही थी। दिस एनालिसिस कुड बी यूज टू इम्प्रूव द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, ये जो आपने एनालिसिस किया आपके अलग अलग प्रोसेस का, यह आपको किस तरीके से फ़ायदा देके जाएगा, तो आपकी जो ऑपरेशन के सीक्वेंस है उसको जो है ठीक कर लेगा। पहले हो सकता है आप क्या कर रहे थे, पहले हो सकता है कि आप जो है इसके अंदर मशीन वगैरह फिट नहीं कर रहे थे, पहले आप जो इसकी रॉ बॉडी है उसको आप असेंबल कर देते थे, एंड में इसके अंदर मशीन लगा रहे थे। फिर आपने बोला नहीं यार, ये सीक्वेंस जो है सही नहीं है, पहले अपने को इसके अंदर मशीन लगानी चाहिए, फिर बाकी के स्ट्रैप्स वैप्स बटन जो भी अपना एक्स्ट्रा एक्सेसरीज है वो ग्लास वगैरह बाद में अपने को लगाना चाहिए, ताकि जो है बाद में नुकसान नहीं हो, है ना। बाद में पहले क्या हो रहा था, पहले अपन ग्लास इसके अंदर, ये देखो ये ग्लास होता है ना सामने की तरफ, पहले अपन ये ग्लास पहले ही लगा दे रहे थे, तो इसकी वजह से ये हो रहा था कि ग्लास वगैरह ब्रेक हो जा रहे थे आगे फर्दर प्रोसेस के अंदर में। तो अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ग्लास अपन पहले लगा रहे ना तो ये ब्रेक हो जा रहा है, तो इससे अच्छा अपन क्या काम करते, ये ग्लास को ना सबसे एंड में लगाते, है ना, सबसे एंड में लगाते ताकि ये ब्रेक ना हो, ताकि सीधा पैक होकर के सीधा आगे निकल जाए सप्लाई वगैरह के लिए। तो ये अपन ने आइडेंटिफाई किया, कब आइडेंटिफाई किया, जब अपन ने डिफरेंट प्रोसेस को समझा कि यार प्रोसेस अपन ऐसे ऐसे चल रहा है, सीक्वेंस तो यार ये गलत जा रहा है, यार इस सीक्वेंस की वजह से तो अपने को नुकसान हो रहा है, चलो इस सीक्वेंस को ठीक करते हैं, ग्लास को अपन पहले नहीं बाद में लगाएंगे। ये अपने को बेनिफिट मिला अपने सारे प्रोसेस को एनालाइज करके समझ करके। तो अपने को अपने ऑपरेशंस का सीक्वेंस पता लग जाएगा कि क्या सीक्वेंस, अपने ऑपरेशंस का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। अपन अपनी एफिशिएंसी इनहांस कर सकते हैं। अपने को बीच में लग रहा है कि यार यहाँ पे मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है,
यहाँ पे अपन कोई मशीन ला करके ऑटोमेशन कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। लाओ वो मशीन को वहाँ पर लगाओ, है ना। ये चीज़ अपने को एक इम्प्रूवमेंट मिल जा ये चीज़ अपने को जो है इम्प्रूव करने को मिल सकती है, क्रिएटिंग अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इतना सारा आप जो है प्रोसेस वगैरह देख रहे हो, आपका सीक्वेंस वगैरह आपको इंप्रूव करने को मिल रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूव करने को मिल रही है। क्या आपको इसके मतलब एंड में आपको जाकर के अचीव क्या होगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। आप आपके कॉम्प्यूटर से आगे रह पाओगे, आप आपके बिजनेस को अच्छा बना रहे हो, बिजनेस के प्रोसेस एकदम अच्छे से आप सेटअप कर रहे हो, तो आपको जाकर के इसका बेनिफिट होगा आगे चल करके। आप आपके कॉम्पिटिटर से आगे रह पाओगे, आप आपके कॉम्पिटिटर को जो है बीट कर पाओगे, उसको हरा पाओगे, है ना। तो ये एक आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, बेसिकली आप आपके कॉम्पिटिटर से आगे रह पाओगे, है ना। वैल्यू चेन एनालिसिस कैन बी यूज बाय बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस। कोई भी बिजनेस जो है इसको यूज़ कर सकता है वैल्यू चेन एनालिसिस को। सोल प्रोप्राइटर बोल लो या फिर कोई भी ऐसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलो, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एग्जामिन ईच एक्टिविटी इन वैल्यू चेन ऑफ अ बिजनेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। कुछ एरियाज अपने को पता लग जाए वैल्यू चेन एनालिसिस करके। एग्जाम्पल भी अपन ने डिस्कस किया कि कैसे अपन कर रहे हैं वॉच का एग्जाम्पल लेकर के, कि यार इसके अंदर अपन जितने भी प्रोसेस है उसको समझ रहे थे, जो भी अपने को लग रहा था कि वैल्यू ऐड नहीं कर रहा उसको अपन हटा रहे थे। एक अपने को एरिया मिल गया इंप्रूवमेंट का यहाँ पर। When you do a value chain analysis, you must analyze how each stage in process adds or subtracts value from end product और service। जो भी आपका end product या फिर सर्विस निकल के आ रहा है, उसको बनाने के लिए आप जो जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, जो जो प्रोसेस आप जो है आपने इंप्लीमेंट करके रखे हुए, वो प्रोसेस उसके अंदर कितना वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो उस प्रोसेस को हटाओ, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो ना आप, ये जब आप समझोगे, एनालाइज करोगे, तभी आपको पता लगेगा कि कितना वैल्यू वो क्रिएट कर रहा है, कितना वैल्यू वो उसके अंदर ऐड ऑन कर रहा है, नहीं कर रहा है। One of the key aspects of value chain analysis is the recognition that organizations are much more than a random collection of machine, material, money, and people. These resources are of no value unless deployed in activities and organized into systems and routines which ensure that product or services are produced which are इतना कुछ यहाँ पे कुछ ये पैराग्राफ के अंदर कुछ खास बात नहीं है, अपने आप से आप रीड कर सकते हो। कुछ आपको दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हो। कुछ खास उस पैराग्राफ में अंदर ऐसा कुछ लिखा नहीं है जिसको अपन जो है बैठ के समझे, मतलब अननेसेसरी अपन टाइम की वेस्ट करें। अपन ने पिछला लेक्चर भी एक तो वापस से अपन ने रिवीजन में निकाल लिया, तो थोड़ा सा अपने को कहीं ना कहीं कवर करना पड़ेगा। इतना रिलेवेंट नहीं था वो पैराग्राफ, आपसे रीड कर सकते हो उसको। अपन बढ़ते हैं आगे सर, आगे समझते हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एरिया आने वाला है अपने लिए। द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप इनटू 5 मेन एरियाज। सर अब है ना, अपन जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जो है प्रोसेस को समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ एक्टिव, ये बेसिकली आपके प्रोसेस यानी कि अपन एक प्रोडक्ट के इसमें बात करिए। अगर मैं बिजनेस के सेंस में बात करूँ तो बिजनेस जो है कुछ एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है ना। प्राइमरी बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज़ होती है ना। ये प्राइमरी बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो है कुछ ना कुछ जो है आपके प्रोडक्ट के अंदर या फिर एंड जो आपका सर्विस रहता है उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती है। जैसे कि अगर अपन लास्ट लाइन पढ़े तो पॉटर आर्ग्यूड दैट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉटर बेसिकली एक आपका इकोनॉमिस्ट है ना। पॉटर बता दूं मैं आपको तो एक बेसिकली आपका इकोनॉमिस्ट है। अपन ने पहले भी चैप्टर 1 के अंदर देखा माइकल पॉटर, वहाँ पे भी अपने भाई साहब आए थे, कुछ उन्होंने चीज़ें अपने को बताई थी, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ आर्ग्यू किया था कि भाई आप अगर आप स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी समझना चाहते हो, मस्ट स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेपरेट वैल्यू एक्टिविटीज़। बोल रहा है करके अगर आप आपके ये देखना चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी कितनी है, तो आप ये समझो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कितना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है। तो उन्हीं एक्टिविटीज़ को अपन समझने वाले। तो पॉटर ने डिवाइड किया था आपके एक्टिविटीज़ को प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर में और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंडर में। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को इन्होंने सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ बोला हुआ है। सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो है इन्होंने बोला हुआ है। तो अपन क्या बढ़ने वाले अभी, अपन बढ़ने वाले प्राइमरी एक्टिविटीज़। बेसिकली ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो वैल्यू जो है अपने फर्म के अंदर जो है ऐड करती है। तो उस वैल्यू को अपन समझने के लिए जो है ये सारी एक्टिविटीज़ अपने को समझना पड़ेगा कि ये देखने के लिए कि वो कितनी वैल्यू ऐड कर रही है, कैसे वो वैल्यू ऐड कर रही है ना। तो आपकी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी बेसिकली आप अपन यहाँ पर जो है समझ रहे हो। स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी से आपको ये पता लग रहा है कि कितना वैल्यूज़ आपकी एक्टिविटीज़ जो है क्रिएट कर रही है सर। तो सबसे पहला आपका प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर सर आपका सबसे पहला जो एक्टिविटी आ रहा है वो आ रहा है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी कि क्या सर, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बेसिकली आपका जो है, मैं घड़ी बना रहा हूँ, वॉच बना रहा हूँ, तो घड़ी बनाने के लिए मेरे को काफ़ी सारे मटेरियल्स लगते होंगे, है ना। काफ़ी सारे मटेरियल्स लगते होंगे। इसके अंदर के सर कुछ मशीनें होगी, बैटरीज होगी, फिर ये जो स्ट्रैप है ये स्ट्रैप होगा, फिर ये स्ट्रैप का ये जो बकल है जिस पे अपन जो है इसको मतलब लगाते, समझ रहे हो ना, ये बकल ये वाला स्टील का, ये लगेगा, स्टील लगेगा अपने को। जैसे कि ये स्टील है, पीछे स्टील लगेगा अपने को, ग्लास लगेगा, ग्लास, है ना। तो ये सारे अपने लिए क्या रहेंगे सर, ये सारे अपनी चीज़ें जो है क्या रहेगी, रॉ मटेरियल रहेंगे अपने। तो ये रॉ मटेरियल को अपने को प्रोक्योर करना पड़ेगा। उसका मतलब ये होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। वो ये एक एक्टिविटी होती है जिधर आप सारे रॉ मटेरियल जो है अपने जो है फैक्ट्री पे लेकर के आते हो, उसको अपन उस एक्टिविटी को फैक्ट्री पे रॉ मटेरियल को लेकर आने की एक्टिविटी को बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। समझते हैं सर।
इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को आर द एक्टिविटीज कंसर्न विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो अपने इनपुट रहते हैं, जैसे कि इस वॉच के लिए इनपुट जो कि मैंने बताया स्ट्रैप, स्टील, ग्लास, ये सारी मशीन्स इसके अंदर की जो भी रहेगी वो सारे उसके लिए इनपुट्स रहेंगे। दिस इंक्लूड्स मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग बेसिकली आप मटेरियल हैंडल करके आपके जो है फैक्ट्री पे लेकर के आ रहे हो, है ना। स्टॉक कंट्रोल, आपको स्टॉक कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। आप एक साथ अच्छी खासी बल्क में मटेरियल की क्वांटिटी उठाओगे और फिर प्रोडक्शन करोगे, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे ही आपका एक लेवल हिट करेगा कि यार अपन ने इतना इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया है, और अपने को अगले बैच के लिए इतना इतना रॉ मटेरियल लगने वाला है, इन्वेंट्री अपनी जाकर के अपन देखेंगे क्या उतना अपने पास अवेलेबल है, नहीं रहेगा ऑर्डर प्लेस करेंगे, बुलाएंगे। बेसिकली अपने स्टॉक को पूरी तरीके से अपन कंट्रोल करके चलेंगे। ट्रांसपोर्ट वगैरह, ट्रांसपोर्ट ये थोड़ा ना उड़ के आएंगे गुड्स, खाड़ी में भरना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा और उसको अपने फैक्ट्री तक लेकर के आना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग भी करनी पड़ेगी। इतना सारा अपने को बड़े अमाउंट में रॉ मटेरियल अपन बल्क में उठा रहे, कहीं पर स्टोर तो करना पड़ेगा, वेयर हाउस वगैरह उसके लिए रेंट पे लेंगे, वहाँ पर स्टोर करेंगे, है ना। तो बेसिकली अपन अपने लिए क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है कि अगर आपको आपकी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी समझनी है, अगर आपको क्या करनी है, आपकी स्ट्रैटेजिक, आपको अपनी ताकत देखनी है, आपको ये देखनी है कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से जो है परफॉर्म कर सकते हो चीज़ों को लेकर के, कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है, जितने भी आपके प्रोसीजर्स वगैरह कितना ज़्यादा आपको जो है केपेबल बनाते हैं एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आप डिफरेंट जो आपकी एक्टिविटीज़ है ना, देखो करके वो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो कितना वैल्यू आपके बिजनेस के अंदर ऐड कर रही है। अब ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है हमारे लिए, जो कि हमारे बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है, ये एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ है, तो इन एक्टिविटीज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी एंड सपोर्ट। प्राइमरी में सबसे पहले अपन ने पढ़ा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, दूसरा अपन अभी पढ़ेंगे क्या, ऑपरेशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दीज इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट। अब अपन ने इसका मटेरियल उठा लिया, ग्लास, स्टील, स्ट्रैप, है ना, प्लास्टिक, उसके बाद जो भी अपने को मटेरियल लगेगा, सारे मटेरियल अपन ने वॉच को बनाने के लिए उठा लिया। मशीन वगैरह जो भी अपने को चिप्स वगैरह लगेंगे, अगर अपन वॉच स्मार्ट वॉच बना रहे हैं तो चिपसेट्स वगैरह जो भी अपने को लगेंगे वो सारे अपन ने ले लिए सर। तो अब फाइनली क्या करेंगे, अपने रॉ मटेरियल को अपन फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो उसके ऑपरेशन सबको कैरी ऑन करने पड़ेंगे, जैसे कि मशीनिंग, पैकेजिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, है ना। आपके रॉ मटेरियल्स को आप क्या कर रहे हो, बेसिकली फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये एक आपकी एक्टिविटी रहेगी जो कि प्राइमरी एक्टिविटी रहेगी। फिर आता है सर आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स था, वैसे अगला जो लॉजिस्टिक्स है वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है। फाइनली जब आपने क्या कर लिया, आपके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर लिया, तो अब आप इस फिनिश गुड को बाहर मार्केट में जाकर के बेचोगे। तो आपको आपके फैक्ट्री में आपने बनाए, अब आपको किसी होलसेलर के पास इसको देने पड़ेंगे, है ना, गुड्स को। तो आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे और वो उसको अपने होलसेलर तक पहुंचाओगे, ताकि वो फर्दर रिटेलर को दे और आगे मार्केट में जाकर के आपके गुड्स बिके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स करना पड़ेगा, यानी कि आपको माल सप्लाई करना पड़ेगा आपके होलसेलर को। आपको जो क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट किसको, कस्टमर को। चेन होती है सर पूरा आपका ट्रांसपोर्टेशन का, बेसिकली होलसेलर तक जाएगा, फिर रिटेलर तक, और फिर उसके बाद आपका कंज्यूमर तक जाएगा, कस्टमर तक जाएगा। तो वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आपको करना पड़ेगा, आपके फैक्ट्री से माल जो है आपको जाने देना पड़ेगा। फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट्स दिस वुड बी वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग वगैरह आपको करके रखना पड़ेगा। कोई वेयर हाउस आपको लेना पड़ेगा, वहाँ पे फिनिश गुड्स आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। फैक्ट्री पे तो रख नहीं सकते, फैक्ट्री पे तो बाकी के भी आपके प्रोडक्शन जो है चलता रहेगा, है ना। transport etc. In case of services, it may be concerned with the arrangements for bringing customers to the service if it is fixed location. ये अगर आप warehouse वगैरह किसके लिए ले सकते हो, warehouse services के लिए थोड़ा ले सकते हो। प्रोडक्ट अगर आपका tangible रहेगा, है ना, ऐसा ये जैसे कि tangible प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आप warehousing कर सकते हो। सर्विसेज के केस में आप क्या कर सकते हो, सर्विसेज केस में जहाँ पे आप सर्विस देने वाले हो, उधर आप आपके कस्टमर को बुलाओगे, उधर आप आपके कस्टमर को सर्विस दे दोगे। कस्टमर के यहाँ पे सर्विस आप देने वाले हो, उसके घर पे जाकर के वहाँ जाकर के आप सर्विसेज दे दोगे, है ना। उसके बाद सर आपका आता है अगला एक्टिविटी, मार्केटिंग एंड सेल्स का। आपका प्रोडक्ट ऐसे ही थोड़ा ना अपने आप बिकेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, लोगों को जाकर के अवेयर करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में कि अपना प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है। उनको थोड़ा ना सपने आएंगे, मार्केटिंग करना पड़ेगा, फिर उनको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो अगली एक्टिविटी ये आ गई अपनी प्राइमरी एक्टिविटी, मार्केटिंग एंड सेल्स, जो कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है, जो कि हमारी कैपेबिलिटी को बनाती है। अगर ये वाली जो एक्टिविटी अच्छे से अपन परफॉर्म कर पा रहे, जितनी भी अभी अपन प्राइमरी एक्टिविटीज बात कर रहे हैं, वो अगर अपन अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे, यानी कि अपन अच्छे से जो है अपन केपेबल है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, है ना। ये एक्टिविटीज बेसिकली हमारे बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड कर रही है, जो कि हमको बता रही है, हमारे बिजनेस को बता रही है कि हमारा बिजनेस केपेबल है ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए। प्रोवाइडिंग द मीन्स वेयर बाय कंज्यूमर यूजर्स आर मेड अवेयर ऑफ द
प्रोडक्ट सर्विसेज एंड आर एबल टू परचेज। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मार्केटिंग के अंदर अवेयर कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में कंज्यूमर को, कि यार ये एक मेरा प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे इसके फीचर्स है, अवेयर कर रहे हो उसको मार्केटिंग करके, और ताकि वो उसको खरीद ले। दिस वुड इंक्लूड सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग, उसके बाद इन पब्लिक सर्विसेज, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स विच हेल्प्स टू सोशल मीडिया। बेसिकली ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। सेल्स हो गया, सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना, एडवर्टीजिंग हो गया, सेलिंग हो गया, है ना, जगह जगह पे आप एडवर्टीजमेंट दो, न्यूज़पेपर में दो, सोशल मीडिया पे दो, प्रोडक्ट बेचना है अपने को, सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी होगी, जिससे आप क्या करोगे, आपका मार्केटिंग है ना, आपका सेल कर पाओगे। सेल्स के लिए आपको जो है आपकी सेल्स की टीम भी बनानी पड़ेगी, जो कि आपके जो भी सेल वगैरह घर घर जाएगी या फिर होलसेलर्स के पास जाएगी, उनको आपका प्रोडक्ट पिच करेगी, वो लोग आपका प्रोडक्ट जो है माल उठाएंगे अच्छी क्वांटिटी में, फर्दर रिटेलर को देंगे। वो सारा जो है उसके लिए आपको एक टीम बनाना पड़ेगा, एंड वो सारी चीज़ें जो है आपके लिए जो है आपका जो है मार्केटिंग एंड सेल्स का जो है एक्टिविटी जो है कंडक्ट करने में आपको मदद करेगी। उसके बाद सर अपना लास्ट जो एक्टिविटी आ रहा है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है वो सर्विस। अब आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंच चुका है, लेकिन कस्टमर को उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी, है ना। से फॉर एग्जांपल मैंने साइकिल जो है अमेजोन से ले लिया, मैंने एक साइकिल जो है अमेजोन से परचेस किया। जब वो मैंने परचेस किया तो मेरे को एक मस्त सा फोटो दिख रहा था, बढ़िया सा साइकिल है, बंदा उसको चला रहा है, मेरे को चलाते हुए वीडियो भी दिखा है अमेजोन वालों ने। मैं खुश हो गया, मैंने उसको जो है साइकिल को ऑर्डर कर दिया। जब मेरे पास साइकिल आई तो साइकिल आई एकदम डिसमेंटल होकर के, अलग अलग पीसीस में साइकिल आई। मैंने बोला ये क्या स्कीम है, मैंने अमेजोन को फ़ोन लगाया, मैंने अमेजोन को फ़ोन लगा करके बोला भाई ये क्या स्कीम है, भाई तुमने फोटो में तो दिखाया साइकिल बंदा बंदा चला रहा है मस्त एकदम वन पीस में साइकिल आई है, इधर तो मेरे पास अलग अलग पार्ट्स दे दिए साइकिल के तुमने, क्या करूँ इस पार्ट्स का, साइकिल चलानी है मेरे को। उन्होंने बोला सर कोई टेंशन नहीं है, इसका जो है इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग अलग से अपना बंदा देते, है ना, अलग से हमारा जो है बंदा आएगा, अपनी सर्विसेज आपको देगा, वो साइकिल को पूरा तरीके से इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद आप जो है साइकिल को चला पाओगे। आपको जो है ये नंबर पे हमको जो है एक मिस कॉल देना है, बंदा जो है आपका जो है आपको सामने से कॉल करके टाइम वगैरह ले लेगा और अपनी सर्विसेज आकर के आपके घर पे आकर के दे देगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो सर्विस भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहने वाली है। और ऑल दोज एक्टिविटीज विच इनहांसेस और मेंटेन्स द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, जो कि आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस की वैल्यू को मेंटेन करती है या फिर इनहांस करती है। जैसे कि अभी आपके अगर अमेजोन को उनकी साइकिल का वैल्यू मेंटेन करना है तो वो सर्विस मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को खुद से तो नहीं आता इंस्टॉल करना, और मैं बाहर ला करके इंस्टॉल थोड़ा ना कर सकता हूँ। मैं क्या मतलब वो पार्ट्स को लेकर जाऊँगा किसी दुकानदार के पास, बोलूँगा भाई इंस्टॉल करके दे दे मेरे को, वो बोलेगा भाई तूने मेरे से क्यों नहीं साइकिल ली, मैं नहीं करके देने वाला था इंस्टॉल। तो अमेजोन को वो उसकी वैल्यू मेंटेन करने के लिए सर्विस देनी पड़ेगी ना। अगर वो अमेजोन वो सर्विस देगा ही नहीं इंस्टॉलेशन की, तो उसकी जो वैल्यू वो मेंटेन होगी नहीं। उसकी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए अमेजोन का वो सर्विस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। तो ये 5 आपकी जो है सर अपन ने जो है मेरे ख्याल से जो आपको क्लियर रहेगा, 5 अपन ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखा जो कि हमारे इसके बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ जो है वैल्यू जो है ऐड करती है, और जिससे अपने को पता लगता है कि अपन स्ट्रैटेजिकली केपेबल है अपने टास्क को जो है अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद जितनी भी अपन ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखी ना सर, इनको कुछ सपोर्ट करने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिनको अपन सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे कि सर सबसे पहले आपका एक्टिविटी आता है, सपोर्टिंग एक्टिविटी आता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट अपने को पता है, प्रोक्योर करना, बाहर से अपन कुछ चीज़ जो है अपने जो है फैक्ट्री पे चीज़ लेकर के आ रहे हैं, क्या लेकर के आ रहे हैं, रॉ मटेरियल लेकर के आ रहे हैं। अपन ने जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स देखा ना, उसकी एक सपोर्टिंग एक्टिविटी क्या है, प्रोक्योरमेंट। समझते हैं, दिस रिफर्स टू द प्रोसेस फॉर अक्वायरिंग द वेरियस रिसोर्सेज इनपुट्स टू प्राइमरी एक्टिविटीज, है ना। रॉ मटेरियल, बेसिकली रॉ मटेरियल अपन लेकर के आ रहे हैं, वॉच के लिए अपन ने रॉ मटेरियल डिस्कस किया ना, वो लेकर के आ रहे हैं अपन, तो लेकर के आ रहे हैं तो अपन प्रोक्योर कर रहे हैं ना, कहाँ से अपन खरीद रहे हैं उसको, फ्री में तो लेकर नहीं आ रहे, प्रोक्योर कर रहे हैं, तो वो एक एक्टिविटी हो गई। दूसरा आ रहा है आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कहाँ पे यूज होता है, मशीनिंग। याद करो, मशीनिंग अपन ने इधर एक्टिविटी पढ़ी, और अपना ऑपरेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू फाइनल गुड्स, मशीनिंग एक एक्टिविटी है, देख रहे हो ना यहाँ पे, मशीनिंग एक एक्टिविटी है, मशीनिंग। तो मशीनिंग में से मशीन क्या गया, टेक्नोलॉजी तो हो गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने को अपने फिनिश रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम आने वाले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये एक सपोर्टिंग एक्टिविटी हो गई जो कि सपोर्ट करेगी कौन से वाले प्राइमरी एक्टिविटी को, ये दूसरे वाले ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू फाइनल गुड्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसके लिए अपने को क्या करने वाले हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये जो सर्विस है ये एक अपना जो एक्टिविटी है जो कि सपोर्टिंग एक्टिविटी की तरह काम करेगी। ऑल वैल्यू एक्टिविटीज़ हैव अ टेक्नोलॉजी इवन इफ इट इज़ सिंपली नो हाउ, दे नो हाउ यानी कि अपना सर इंटेंजिबल होता है, नो हाउ यानी कि सर एक पर्टिकुलर चीज़ है, उस चीज़ को कैसे बनाना है ये मेरे को जानना है, तो मैंने किसी से जो है कंसल्टिंग ले ली, नो हाउ ले लिया कि ये पर्टिकुलर चीज़ को बनाना कैसे अपने को, तो वो भी अपना जो है टेक्नोलॉजी के अंदर ही जो है ये लोग बोल रहे हैं कि अपन काउंट करने वाले हैं। द की टेक्नोलॉजीज में बी कंसर्न डायरेक्टली विद द प्रोडक्ट आर एन डी वगैरह हो गया आपका, कि कैसे अपने को एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें R&D के अंदर, है ना। और विच प्रोसेसेस डेवलप, कौन से प्रोसेस को जो है अपने को जो है चीज़ों को डेवलप वगैरह करना है, एंड रॉ मटेरियल कैसे अपने को जो है अपना अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेना है, वो सारी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करना है तो वो सारी चीज़ भी आपको जो है यहाँ पे
मदद आने वाली है सर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका जो आपको आपके जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज रहेंगे, यानी कि आपके एम्प्लॉय वगैरह, उनको भी अच्छे से आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। आपके एम्प्लॉय वगैरह ही जो है मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए जाने वाले, आपके एम्प्लॉय वगैरह ही जो है सर्विसेज वगैरह देने वाले, है ना। तो उनको आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटी, सपोर्टिंग एक्टिविटी जो है परफॉर्म करोगे। दिस इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एरिया विच ट्रांसेंड्स ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज। जितनी भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसके अंदर ये आपको सपोर्टिंग एक्टिविटी काम आने वाली है। चाहे फिर आप बोलो अब आपका रॉ मटेरियल आप क्या कर रहे हो, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर जो है अपने फैक्ट्री पे लेकर के आ रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो। प्रोक्योर करेगा क्या, उड़ के थोड़ा ना गुड्स जाएंगे, किसी ना किसी को तो फिजिकली जाके वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। गोडाउन पे जब गुड्स आएंगे तो उनको किधर रखना है, कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें बताना पड़ेगा। यानी कि एक बंदा होगा ना, एक एम्प्लॉय रहेगा ना उस पर्टिकुलर टास्क के लिए भी, तो उस एम्प्लॉय को अच्छे से मैनेज वगैरह करने के लिए, या फिर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो फिनिश गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल को, वहाँ पर भी आपका लेबर यूज़ हो रहा होगा, तो वहाँ पर भी आपके एम्प्लॉयज रहेंगे। तो ऑल टुगेदर कोई भी एक्टिविटी उठा लो, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ तो रहेंगे ही, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ तो काम कर रहे रहेंगे, तो उनको मैनेज करने के लिए आपको एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स का जो है डिपार्टमेंट जो है आपके पास होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको करते आना चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटी होगी। दिस इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एरिया विच ट्रांसेंड्स ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज़। हर एक प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आपको जो है ये वाली एक्टिविटी जो है काम में आएगी। इट इज़ मतलब यानी कि वो उसको सपोर्ट करेगी। इट इज़ कंसर्न विद दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रिक्रूटिंग, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग पीपल विद द ऑर्गेनाइजेशन। लोग अच्छा काम करेंगे, उनको रिवॉर्ड करना पड़ेगा, उनको काम के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं चाहिए, छुट्टी नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद सर आपका लास्ट जो आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटी आती है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं सर, द सिस्टम्स ऑफ प्लानिंग, फाइनेंस, कहाँ से अपन पैसा लेकर के आएंगे, चीज़ों को अपन परफॉर्म कैसे करेंगे, कितने टाइम में टास्क होना चाहिए, सारा कुछ प्लानिंग वगैरह। क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा कि यार अच्छा क्वालिटी का अपना जो है प्रोडक्ट बने, उसके लिए अपने को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, अच्छी फैक्ट्री लगेगी, बड़ी फैक्ट्री लगेगी, मशीनरी लगेगी, है ना। अपने को बाकी सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लगेगा, कैसे अपने को टास्क को परफॉर्म करना है ये अपने को पता होना चाहिए। थोड़ा सा मेरा जो है ना पे लाइट दिक्कत दे रहा है, एक सेकेंड सर। कैसे अपने को टास्क को परफॉर्म करना है ये अपने को पता करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद सर ये जितने भी अपन ने चीज़ें अपन देखा, प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ये जितने भी सर आपकी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ है, सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली जितने भी आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ अपन ने देखी ना, ये सारे के सारे सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सर। तो आई होप आपको जो है इतना पार्ट यहाँ पे क्लियर होगा सर, है ना। अपन ने वैल्यू चेन एनालिसिस का ये पार्ट जो है अच्छे से देख लिया। जितनी भी आपकी ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ थी, एक बार आप घर पे अच्छे से रिवाइज करो, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैंने जो है यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ वाला पार्ट है, उसको थोड़ा सा मैंने जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में ले लिया, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा काम आ रहा है, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा मेरे को काम करना है, इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है फास्ट फॉरवर्ड में ले लिया खुद। मतलब कुछ इसके अंदर ऐसे कुछ है नहीं कि बड़ा कुछ ऐसे तीर मारने वाला जैसे, जो कि तुमको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से तुमको जो है इतना पार्ट जो है यहाँ पे समझ में आ चुका है। कोई भी दिक्कत रहेगी तुम मेरे को बता सकते हो, उसको अपन कर लेंगे। अगले लेक्चर के अंदर वापस से आएंगे, वापस से इस चीज़ को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, इसका रिवाइज कर लेंगे, तो कोई भी दिक्कत वगैरह रहेगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड यहाँ पर जो है इस लेक्चर को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं सर, इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं अपन। अगले वाले आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट को समझेंगे, हमारे इंडस्ट्री इन्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे अपन। इसके अंदर वापस हमारे जो पॉटर भाई साहब है वो हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। पॉटर भाई साहब यहाँ पे भी आए थे, इन्होंने एक्टिविटीज़ बताई, ठीक है ना, जो एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है, अलग अलग तरीके से वैल्यू ऐड करती है। वो सारी एक्टिविटीज़ अपन ने देखी, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद पॉटर भाई साहब यहाँ पर भी आएंगे और यहाँ पर आकर के हमको इंडस्ट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस का जो है कंसेप्ट जो है पढ़ाने वाले। ये तो कल के लेक्चर में अपन आराम से देखने वाले, लेकिन यहाँ तक का पार्ट जो है सर आपको अच्छे से जो है देख करके आना है घर से। एक बार अच्छे से आप जो है नोट्स वगैरह जितने भी आपके बन रहे वो लिख करके आओ, है ना। यहाँ पर आएंगे, अच्छे से सारा कुछ ऐसे रिवाइज करेंगे, और उसके बाद जो है आगे अपन जो है चीज़ों को जो है लेकर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको जो है लेक्चर में मज़ा आया रहेगा। तो लाइक वगैरह कर दो और अपने दोस्तों को भी बता दो कि यार फ्री में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बैच हो रहा है। इसी बैच के लिए तुम बाहर 6,000 रुपये देते, वही बैच मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ, है ना। और पहला टाइम बैच है सर, तो थोड़ा सा नीचे ऊपर अगर चीज़ें हो रही है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बता दो, तो तुम्हारे फीडबैक आते जाएंगे ना कि इधर इंप्रूव करो, इधर ऐसा तुम लोग कर रहे हो, मतलब इधर मैं थोड़ा ऐसा जा रहा हूँ, नीचे ऊपर हो रहा है, तो मेरे को तुम बता दोगे तो मैं वहाँ पे थोड़ा इंप्रूव करके जो है अपने को जो है अगले टाइम के लिए जो है वो काम में आएगा। क्योंकि पहला टाइम है सर, हर एक जो जितने भी फैकल्टी है उन्होंने भी पहली बार लाइफ में पढ़ाया होगा, तभी आज जाकर के इतना एक्सपीरियंस उनका आया, उन्होंने शुरुआत की, तो है ना। वो भी तो कभी बिगिनर थे, जैसे कि मैं आज बिगिनर हूँ।
तो सर वैसी बात है, तो आपका फीडबैक जो है यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और मेरे को भी धीरे जो है लेक्चर बाय लेक्चर थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, तो मैं भी चीज़ों को समझ रहा हूँ। तो लेक्चर बाय लेक्चर आपको क्वालिटी और भी इंप्रूव जो होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड यहाँ पर सर इस लेक्चर को अपन जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। और नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके अपलोड कर दूंगा, तो वो आप लिख करके लाना। प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, इनके इसका कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर रहेगा। सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली सपोर्ट कर रही है आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ को, वो अपन ने डिस्कस किया एंड वो अपने को समझ में भी आ रहा है। जैसे कि इनबाउंड से प्रोक्योरमेंट, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो सभी में रहेगा, सभी में एम्प्लॉयज रहेंगे, सबको मैनेज करना पड़ेगा, तो वो तो रहेगा ही सब में। तो इतना मोटा मोटी पार्ट यहाँ पे रहेगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में। कोई भी दिक्कत रहेगी मेरे से आप रीच आउट कर सकते हो। एंड मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ध्यान रखना अपना, और बता देना अपने दोस्तों को भी इस फ्री बैच के बारे में, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।